यहाँ पे खड़े तो आप आगे के मुद्दे नहीं करो। कुछ बोलना भी है स्टार्टिंग में? नहीं, आप नॉर्मली स्टार्ट करो टॉपिक टू डिस्कस। Okay, myself Deepak Singh, signing into biology 12th standard. Today we will start with the part 2 section 2 chapter control and coordination. As per control and coordination is concerned, it is a very important topic for your boards. It has a large weightage in your board exam also and for NEET also. So what is control and coordination? Every system which performs certain functions needs to be coordinated in such a way that the functioning remains smooth. So how does it happen? It happens when all the branches of a system or an organization, suppose we have an organization in which we do something for the welfare of the people. कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग लोगों के भलाई के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें मैंने बहुत सारे ब्रांचेस बनाए या फिर बहुत सारे सिस्टम्स बनाए। हर ग्रुप या फिर ब्रांचेस किसी भी उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, वो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन, हर ब्रांचेस या फिर ग्रुप अलग अलग काम करेंगे। अब एक ग्रुप का काम दूसरा ग्रुप जब कोऑर्डिनेट करेगा तो वो जो फंक्शनिंग हो रहा है वो अच्छे से होगा। तो वैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लाना है, जैसे कि एज वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन 11th स्टैंडर्ड, इन 11th standard we have learned about what is living and what is non-living. As you may remember, living organisms generally perform, as I have told you in 11th standard, living organisms generally performs various physiological functions to maintain homeostasis. What is homeostasis? Homeostasis क्या है? तो homeostasis वो function है, वो system है जिसके थ्रू, होमियोस्टैसिस वो फंक्शन है जिसके थ्रू हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करते हैं। मतलब क्या है इसका? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सपोज इन द मॉर्निंग द टेम्परेचर वाज कोल्ड, द सराउंडिंग वाज कोल्ड, एज द टाइम इंक्रीजेस, एज द टाइम मूव्स अप, द टेम्परेचर कीप्स राइजिंग अप, सो वी नीड टू कोप अप विद दैट इंक्रीजिंग टेम्परेचर। वो टेम्परेचर से हमें कोप अप करना होता है। तो वो टेम्परेचर से कोप अप कैसे करेंगे? उसके लिए कोई तो भी सिस्टम होगा। वो सिस्टम कौन सा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस मैंने बताया आपको, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। दिस फंक्शंस आर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब मैंने आपको बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सिस्टम्स कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे, तब जाके हमें कंट्रोल या फिर कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में आता है। तो इसका मतलब कैसे समझ में आता है आप लोगों को? सपोज मेरे बॉडी में आई हैड अ मील इन द मॉर्निंग, मैंने ब्रेकफास्ट किया मॉर्निंग में, तो वो ब्रेकफास्ट में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। एज आई हैव टोल्ड यू दैट ब्रेकफास्ट विल इंक्लूड अ लॉट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स होंगे। एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, दिस आर ऑल बायोमॉलिक्यूल्स। My breakfast will include all those biomolecules. So in the digestion process, what happen will in digestion process, digestion में जो भी biomolecules होंगे, they will be broken down into simpler substances. Suppose in a thali, in a plate, you have got sprouts. In a plate you have got sprouts. Sprouts plus bread plus tea. You had this three things in your breakfast. आपके ब्रेकफास्ट में ये तीन चीजें थी। तो what does sprouts contain? As you know, sprouts are generally soaked. What does soaked means? Soaked means भिगा हुआ। What does sprouts contain? Sprouts contain proteins.
What does bread contain? It may contain carbohydrate, protein, fat. What does tea contain? It contains, as you know, nicotine. Tea will have sugar, so it will also contain carbohydrate. So I had these three things in my breakfast. तो ये ब्रेकफास्ट में लिया with the help of only one this physiological function, digestion. Can I have control on this which is entered into my body? ये मेरे बॉडी में एंटर कर रहा है. These three things entered in my body. तो with the help of digestion only can I assimilate, मतलब ये मेरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि डाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट. ये सारी चीजें विल ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी. तो डाइजेशन में क्या होता है? सिर्फ बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं. उसके बाद उसका काम आगे है. तो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी होमियोस्टैसिस या फिर कोऑर्डिनेशन में कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा अभी. जैसे कि डाइजेशन में मैंने आपको बताया कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स. अब वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स बन गए, सो दे नीड टू बी एसिमिलेटेड इन आवर ब्लड. हमारे बॉडी में ये एसिमिलेट होने चाहिए. तो हमारे बॉडी में एसिमिलेट कैसे होंगे? दे विल बी एसिमिलेटेड विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेशन. ब्लड, व्हाट इज सर्कुलेशन? सर्कुलेशन मींस, सर्कुलेशन इज द फ्लो ऑफ fluids in our body. Circulation is flow of fluids in our body. How many types of fluids do we have in our body? We have generally 2 or 3 types of fluids. These are blood, lymph, CSF, etc. तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में फ्लो होती हैं. इसको क्या बोलते हैं? हमें सर्कुलेशन. सो एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी और एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी नीड्स एनर्जी. सो हाउ विल दे मीट with the requirement of energy? They will meet with the requirement of energy. The assimilated carbohydrates, proteins, fats which is done through digestion will be absorbed by the blood and it will be transported to all parts of the cell. ये सारे cells के पास पहुंचेगा with the help of circulation. Circulation हो गया, आपके सारे cells के पास जो भी मैंने एसिमिलेटरी फूड्स थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब पहुंच गए हर सेल्स के पास. उसके बाद यार हमें एनर्जी चाहिए. मैंने बोला कि इन द मॉर्निंग यू आर हैविंग लो टेम्परेचर. इन दैट लो टेम्परेचर यू विल नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज यू डोंट हैव टू स्वेट. आपको स्वेटिंग नहीं करनी है. बट एज द टेम्परेचर कीप्स गोइंग ऑन, तो यू नीड टू स्वेट अप. हाउ विल यू डू स्वेट अप? इफ यू लूज एनर्जी, इफ यू यूज एटीपी. हाउ विल यू यूज एटीपी? द एसिमिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में बताया होगा रेस्पिरेशन चैप्टर में, कि जो भी यहाँ पे हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब टूटते हैं. दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर ग्लूकोज फॉर एग्जाम्पल. तो ग्लूकोज आर ट्रांसपोर्टेड टू द सेल. हमारे सेल के पास ग्लूकोज आ गया. तो ये किसके थ्रू आया? विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेशन. एंड that glucose will be utilized to form ATP. ये ATP बनाता है. जैसे आपको पता होगा what is respiration? Respiration is the formation of ATP from the energy sources. What are energy sources? Carbohydrate means glucose is the primary energy source. Now coming to, आपके पास यार ATP बन गया. ATP का रिजल्ट क्या है? When glucose break down carbon dioxide and water, they need to be carbon dioxide and water. So carbon dioxide is given out through the nose into the environment. This is known as excretion. Water is also the result of, say for instance, I'll take the example. This is glucose. It will combine with oxygen. This glucose from where does it come? ये कहाँ से आया है यार? मैंने बताया आपको, आपने ब्रेकफास्ट लिया. ब्रेकफास्ट में क्या था? ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट था. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज. वो ग्लूकोज में टूटेगा. किसके थ्रू? डाइजेशन के थ्रू. डाइजेशन के थ्रू सर्कुलेशन. सर्कुलेशन से हमारे ब्लड में आएगा. ब्लड से सारे सेल्स में जाएगा. सारे सेल्स के बाद हमारे सारे सेल्स को एनर्जी चाहिए होगी.
तो वो सारे सेल्स को एनर्जी कैसे मिलेगी यार? रेस्पिरेशन से। मैंने बताया था कार्बन ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है एंड दे विल फॉर्म एनर्जी 38 एटीपी ऑफ 38 molecules of energy and carbon dioxide plus water, as I have told you in 11th standard. This have been taught in detail in 11th standard. तो यार देखो सब कनेक्टेड है, ये सारी प्रोसेसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं? तो दिस कोऑर्डिनेशन, ये सारे प्रोसेसेस, दिस ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, दिस नीड्स टू बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस मतलब मैंने बताया आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ हमारा जो भी है वो मैच होना चाहिए। हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस उस तरह होने चाहिए कि वी कैन कोप अप विद द एक्सटर्नल चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हमें कोप अप करने आना चाहिए। Response to book. मैंने बताया कि आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपलर ऑर्गेनिजम्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. Whittaker, the living organisms are classified as kingdom Monera, Protista, fungi, Plantae and Animalia। तो यार आपको हर लिविंग, ये सारे किंगडम के हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैसा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यार किंगडम मोनेरा को जब आप देखते हैं और इसके बारे में स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि किंगडम मोनेरा के अंदर तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं बट इनके अंदर कोई भी नर्वस कंट्रोल या फिर केमिकल कंट्रोल नहीं पाया जाता। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ केमिकल कंट्रोल देखने को मिलेंगे लेकिन न्यूरल कंट्रोल नहीं देखने को मिलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर नीट एंड एवरीथिंग। फंगाई में केमिकल कंट्रोल देखने को मिलता है, न्यूरल कंट्रोल नहीं देखने को मिलता। प्लांटे जो है, प्लांटे किंगडम प्लांटे जो है वो बहुत सारे सिस्टम से कंट्रोल उसके अंदर किया जाता है, जैसे कि प्लांट्स में भी कीमोटैक्टिक, प्लांट्स के अंदर कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है। कीमोटैक्टिक मतलब क्या? इन रिस्पॉन्स टू मूवमेंट, इन रिस्पॉन्स। अच्छा बताओ मुझे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्या होगा?
मूवमेंट एंड लोकोमोशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो हमारे बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छे से होता है. तो कीमोटैक्टिक जो मूवमेंट है वो किसी किसी प्लांट्स के अंदर देखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा जब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि व्हेन द पॉलन ग्रेन वहां पे रिप्रोडक्शन कैसे होता है. पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है जो मेल पार्ट से निकल के फीमेल पार्ट के गाइनोशियम कैसा होता है, मैंने आपको डायग्राम बताया है. सपोज दिस इज फीमेल reproductive, this is female reproductive part of तो इसको बोलते हैं स्टिग्मा. ये है स्टाइल और इसको बोलते हैं ओवरी. तो pollen grains from the male gametophyte, suppose this is pollen grains, they will fall on the stigma part of the gynoecium. This is whole gynoecium. तो this pollen grain will fall on this stigma, यहाँ पे आएगा. तो they need to be transported here. They need to be transported here. यहाँ पे ये pollen grains यहाँ पे आके इसको फर्टिलाइज करेंगे और ये will reach to the egg. This is known as egg and this is known as polar nuclei. मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा बेसिक दिया था, 12th में ये पूरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. तो ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ pollen grain towards the ovule is carried out with the help of a chemical which is known as boron. ये एक एलिमेंट है, in the periodic table you will find it. तो बोरॉन की मदद से ये pollen grains will reach to the ovule. So this type of movement is known as chemotactic, क्योंकि ये केमिकल की रिस्पॉन्स से हो रहा है. दूसरे टाइप का मूवमेंट देखा जाता है ग्रेवोट्रॉफिक. व्हाट इज ग्रेवोट्रॉफिक? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या है? इट इज द पुल ऑफ द अर्थ ऑफ एनी बॉडी. अर्थ क्या करती है? किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी. तो you know roots, where does the roots grow? It will grow towards the center, and anything which fall towards the center, it is due to gravity, hence it is known as gravitrophic movement. The movement of the roots is due to gravity. इसीलिए ये टाइप के मूवमेंट को आप क्या बोल रहे हैं? ग्रेवोट्रॉफिक. फोटोट्रॉफिक मूवमेंट यार आपने जब स्कूल में होंगे 7th 8th में, तो वहां पे आपको बताया जाता है कि एक गमला लिया गया. दे टुक अ गमला. इस गमले में एक फ्लावर लगाया गया. सो द स्टेम ऑफ द फ्लावर, आई केप्ट दिस गमला एट ऑन माई विंडो. मैं अपने विंडो पे रखूंगा ये गमले को. तो मैं क्या देखता हूं कि सन, here is the sun. Sun rays, when sun rays will fall on the stem, जब ये sun rays stem पे गिरेंगे तो this stem will bend towards here. ये stem ऐसा bend होने की कोशिश होगा. मैं बताता हूं आपको कैसे. तो ये फ्लावर आपका जो है ऐसे बेंड हो जाएगा. So why does this happen? Because sun rays contains energy, and this energy will fall on the stem, it will bend towards its opposite side, towards opposite direction to that of the light. In plants there may be a movement, hydrotrophic movement. Maybe क्या? Roots हमेशा in response to water ही grow करेंगे. Where roots will grow where water will be available. And where does the water available? It is available in the ground water table. ग्राउंड वाटर टेबल पे रूट्स पाए जाते हैं.
प्लांट्स में भी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं देखा जाता है। एक कंट्रोल एंड प्लांट्स में बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंट्रोल इज टच मी नॉट फ्लावर, टच मी नॉट। व्हाट इज टच मी नॉट? टच मी नॉट मतलब छुई मुई। छुई मुई जो प्लांट है उसको अगर आप टच करते हैं तो वो सिकुड़ती है, तो वो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल है प्लांट में। बाकी हम आते हैं अब एनिमेलिया किंगडम के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे आएंगे। ये आप लोग नोट कर लें, एक बार स्लाइड देख लें। स्लाइड तो फिर से मैं बताता हूं एक बार। कंट्रोल एंड what are the types of control and coordination in classification of living organism? Living organisms are, according to the 5 kingdom classification, living organisms are classified as Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. तो मैंने आपको बताया कि मोनेरा के अंदर कोई भी कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं, तो इसलिए इनके अंदर नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल नहीं देखा जाता है। प्रोटिस्टा के अंदर केमिकल कंट्रोल देखा जाता है, न्यूरल कंट्रोल नहीं देखा जाता है। इसके बाद आता है फंगाई। तो फंगाई के अंदर मैंने बताया आपको केमिकल कंट्रोल देखा जाएगा, न्यूरल कंट्रोल नहीं रहेगा। ये सब के एग्जांपल्स आपको नहीं याद रखने, आपके टेक्स्ट बुक में जितना दिया गया है उतना ही मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद प्लांट किंगडम में आता है। प्लांट किंगडम कंसिस्ट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस। कुछ रिस्पॉन्सेस है, दिस रिस्पॉन्सेस आर कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस एग्जांपल। pollen grain moves towards ovule in response to boron। समझ में आया? इसके बाद आता है ग्रेविट्रॉफिक। ग्रेविट्रॉफिक कैसा मूवमेंट है? रूट्स मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। रूट्स हमेशा नीचे सेंटर की तरफ जाते हैं ना, तो ऐसे मूवमेंट को आप क्या बोलोगे? ग्रेविट्रॉफिक। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप एक गमला लेते हो, गमले में एक प्लांट है, वो प्लांट विल बेंड टुवर्ड्स अपोजिट साइड टू दैट ऑफ सन रे एंड दिस हैपेंस ड्यू टू फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। इसके बाद आता है हाइड्रोट्रॉफिक। यार रूट्स किसके रिस्पॉन्स से ग्रो होते हैं? रूट विल ग्रो इन रिस्पॉन्स टू वाटर, वेयर रूट्स विल ऑलवेज ग्रो वेयर वाटर विल बी अवेलेबल। जहां पानी रहेगा वहीं रूट्स मूव करेंगे। इसके बाद आता है न्यूरल कंट्रोल। तो प्लांट्स में न्यूरल कंट्रोल नहीं दिखता है, समझ में आया? इसके बाद आता है एनिमेलिया किंगडम। तो एनिमेलिया किंगडम के लिए मैंने आपको बताया है, एनिमेलिया किंगडम कैसे क्लासिफाई किया जाता है वो आपको पता होने चाहिए। आपको बहुत अच्छे से एनिमल किंगडम नाम का चैप्टर था, आई होप सो बोर्ड दिख रहा होगा आप लोग को। मेक अ नोट्स ऑफ इट। बाद में इसके नोट्स वगैरह आपको नहीं दिए जाएंगे। एंड दिस इज कंप्लीट लेक्चर। आई एम टीचिंग दिस इन वेरी डिटेल। आई एम टीचिंग एवरीथिंग विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। योर टेक्स्ट बुक हैज एक्सपांडेड द सिलेबस। पहले से ज्यादा उसमें कंटेंट उसमें डाल दिए हैं। समझ में आया? आगे तो मैंने बताया यार किंगडम एनिमेलिया। ब्लैक पेन कहाँ गया मेरा? किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया को क्लासिफाई कैसे करते हैं आप लोग? द किंगडम एनिमेलिया इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। मतलब अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे आप लोग? कॉर्डेट्स। अगर नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे? नॉन कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स नर्वस सिस्टम दिख नहीं रहा है ना, उसमें आ नहीं रहा है। सिंपल नर्वस सिस्टम पाया जाता है विच इज मेड अप ऑफ
certain nerve fibers. टीनोफोरा में भी सिंपल, प्लैटिहेल्मिंथिस में नर्व कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ये नर्वस सिस्टम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, एंड इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, nervous system is the most complex system found in human नहीं, among all the living organisms. कॉर्डेट्स यार, कॉर्डेट्स में पता है आपको, फिर से क्लासिफाई करते हैं आप, इनवर्टिब्रेट्स। अच्छा, इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम रहता है दैट इज वेंट्रल, इनके में वेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है, और ये आता है वर्टिब्रेट्स। तो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कौन है? ह्यूमन बीइंग्स आर वर्टिब्रेट्स। तो इनके में सबसे कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम आपको देखा जाता है, मिलता है। तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम एंड सिंपल नर्वस सिस्टम, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम एंड सिंपल नर्वस सिस्टम। ठीक है, difference between simple nervous system and complex nervous system, ये डिफरेंस बता रहा हूं आप लोग। 3 पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। simple nervous system and complex nervous system. Simple nervous system is will always be found in lower organisms, and complex nervous system will be found in higher organisms. मैंने आपको बताया था सिंपल नर्वस सिस्टम इज ऑलवेज वेंट्रल। वेंट्रल मतलब आगे होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। मैंने बताया था डॉर्सल और वेंट्रल, इससे कैसे पता करते हैं आप? तो द पार्ट ऑफ द बॉडी विच फेसेस टुवर्ड्स सन is known as dorsal part, and the part of the body which faces towards the surface of the earth is known as ventral. तो जो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एग्जांपल हाइड्रा, सिलेंटेरेटा, पोरीफेरा में स्पॉन्जेस आ गए, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम होगा वो कौन सा होगा? सिंपल वाला होगा। और ये कैसा होता है? डॉर्सल होता है। इट इज जनरली मेड अप ऑफ नर्व नेट। इनमें पोलैरिटी नर्व नेट, इनमें पोलैरिटी नहीं होती है। व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी? पोलैरिटी मतलब क्या होता है? सुने ध्यान से। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहले तो स्टिमुलाई मिलना चाहिए। स्टिमुलाई मतलब क्या होता है? सपोज आई हैव अ बर्नर, मेरे पास बर्नर है, मेरे पास क्या है? बर्नर। तो ये जो बर्नर जल रहा है, इस पे बर्तन रखा मैंने, पानी। इफ आई डिप माई फिंगर इन द वाटर देन आई रिसेंटली पुश इट अप, पुल इट अप। क्यों? जैसे पानी मैं हाथ डालूंगा बाहर निकाल लूंगा,
क्यों? क्योंकि पानी गर्म था। पानी गर्म इज हीट, हीट इज द स्टिमुलाई। यहाँ पे मेरे उंगलियों पे ऑन माई फिंगर्स देर आर सर्टेन रिसेप्टर्स, कुछ ऐसे सेल्स बैठे हुए हैं जो पता करते हैं कि गर्म है या नहीं। ये रिसेप्टर्स से कुछ ऐसे नर्व फाइबर्स, ये रिसेप्टर्स से नर्व फाइबर्स निकल के मेरे ब्रेन तक जाएंगे। ऐसे नर्व फाइबर्स को आप क्या बोलोगे? सेंसरी नर्व फाइबर्स। सेंसरी नर्व्स। ये स्टिमुलाई का सिग्नल इंपल्स जो है ये हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। फिर ब्रेन मोटर नर्व्स के थ्रू, मोटर नर्व्स आर ऑलवेज दोज नर्व्स, मोटर नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो सिग्नल ब्रेन से लेके किसी ऑर्गन तक लाते हैं। मोटर नर्व्स आर दोज नर्व्स व्हिच ब्रिंग्स सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द रिसेप्टर्स। मतलब फिर वो हम उंगली बाहर निकाल लेंगे, तो इसको बोलते हैं पोलैरिटी। तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में पोलैरिटी नहीं होता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा हाइड्रा का। अगर आप हाइड्रा का एग्जांपल ले लें, हाइड्रा का एग्जांपल अगर आप लेंगे, दिस आर टेंटिकल्स। ये क्या है? टेंटिकल्स। और ये बॉडी है उनकी। तो इनके बॉडी में जो नर्व्स रहते हैं वो नर्व नेट की तरह, दिस आर ऑल नर्व फाइबर्स। ये नर्व फाइबर्स मुझे बताओ क्या कहें, मतलब यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है क्या? नहीं, ये अनयूनिफॉर्मली अरेंज्ड है। इसीलिए इनको क्या बोले आप? ये अनयूनिफॉर्मली हैं, इसीलिए इसको आप नर्व नेट बोलते हैं। इनमें पोलैरिटी नहीं है। मतलब अगर एक सीधी सी नर्व फाइबर होती जो थ्रू आउट द बॉडी रन करती, इनके पूरे बॉडी में अगर रन करती है इसी कोई नर्व फाइबर, तो आप बोल सकते थे कि इसमें पोलैरिटी है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। इनमें सारे नर्व फाइबर जो है वो रैंडमली अरेंज्ड है। इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो किससे बना होता है? ब्रेन एंड। कुछ भी विजिबल नहीं है यार ना? नहीं, मोबाइल में क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है सब? अच्छा है। चलो। हाँ, काट दिया वाला। हाँ ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में मैंने बोला कि पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी किससे होगी? सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। ठीक है। तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल नर्वस सिस्टम एंड कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम। डिफरेंस बिटवीन सिंपल नर्वस सिस्टम एंड कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम आर in lower organisms simple nervous system is found in lower organisms and complex nervous system is found in higher organisms। इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल होता है, मतलब शरीर के आगे वाले हिस्से में होता है, और इसमें पीछे होता है शरीर के पीछे वाले हिस्से में। इनमें जो नर्व सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो नर्व नेट के फॉर्म में होता है, और इनमें जो नर्वस सिस्टम है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इनमें पोलैरिटी नहीं होती। व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी? मतलब रिसेप्टर्स जो है वो इंपल्स को लेंगे और इंपल्स जाएगा ब्रेन तक, वो ट्रांसमिट, वो उसको प्रोसेस करेगा एंड इट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स, और हम एक्शन लेंगे। तो वो चीज़ें सिंपल ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, इनमें पोलैरिटी नहीं होती। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी किसके थ्रू होगी? सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखने का है। बेसिकली हम इसमें जो फोकस करेंगे वो नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग देखेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ नर्वस सिस्टम इन
बेसिकली जो इस टॉपिक इस चैप्टर में फोकस किया जाता है वो है नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग इज ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप, मैंने बताया आप लोग को कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम कैसा है? इन ह्यूमन बींग द नर्वस सिस्टम इज क्लासिफाइड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो वी विल डील in detail with the nervous system in human being. Nervous system in human being is of complex type. It is of three types: central nervous system, peripheral nervous system, autonomic nervous system. I'll write the full forms of this. Central nervous system, peripheral nervous system, autonomic nervous system, central nervous system, peripheral nervous system and autonomic nervous system. तो ये सारे डील करेंगे अपन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द मेन, ये आपके बॉडी का मेन नर्वस सिस्टम है। ये सारी चीजें दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट बोलेंगे क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे स्टिमुलाई को प्रोसेस करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू out your body. It is generally sympathetic and some may be parasympathetic. Central nervous system जो है this is known as processing unit. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नर्व्स क्या होते हैं। किसी भी नर्वस सिस्टम का, कोई भी सिस्टम का, से इफ आई टेक एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स का जो कोई भी एक ऐसा यूनिट होता है जिसके अंदर वो फंक्शन करता है। तो किसी भी सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको आप न्यूरॉन्स बोलते हैं। सो व्हाट आर न्यूरॉन्स? कुछ बातें हम न्यूरॉन्स के बारे में सीखेंगे, ये इतना नोट कर लें आप लोग। न्यूरॉन्स के बारे में सीखेंगे। सो व्हाट आर न्यूरॉन्स? डिफाइन न्यूरॉन्स। अगर ये सवाल आपसे आता है तो आप क्या लिखेंगे? न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of life. Structural and functional unit of life नहीं, sorry, nervous system. न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसका मतलब क्या? जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना हुआ है? न्यूरॉन्स से बना हुआ है। न्यूरॉन्स के बारे में एक और बात आपको पता होना चाहिए, न्यूरॉन is the longest cell in human being. इसके बाद आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन।
तो मैंने आपको न्यूरॉन का डेफिनेशन बताया, न्यूरॉन का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग. लार्जेस्ट, यू कैन से इट एज लॉन्गेस्ट आल्सो. इसके बाद आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के लिए हमें पहले उसका डायग्राम बनाना होगा. Structure of neuron. So the structure of neuron, basically the basic structure of neuron consists of 3 parts. These are cyton, dendron and axon. I'll draw the diagram over here. The diagram is as follows. I'll draw a basic diagram. So the structure of neuron consists of 3 parts. These parts are, this is known as dendron. The cell body, this is known as cell body. This is the main part of neuron. The main part of neuron is known as cell body. Cell body के main part, neuron के main part को आप cell body बोलते हैं. And cell body is also known as cyton. And this is known as axon. So how will you describe the structure of neuron? So neuron is the structural and functional unit of nervous system. It consists of 3 parts. Dendron, which is the conical extension. How will you describe dendron? Dendron को क्या बोलोगे आप? तो dendron is the conical extension of cyton. Conical extension of cyton. And what is cell body? Cell body, main part of neuron. तो सेल बॉडी के बारे में थोड़ा और जानते हैं हम लोग. सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ क्लियर फ्लूइड मैट्रिक्स. सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ क्लियर, इसमें मैट्रिक्स होता है, साइटोप्लाज्म.
clear fluid matrix. This clear fluid within the center of this clear fluid matrix, ये जो clear fluid matrix है, साइटोप्लाज्म है सेल बॉडी का, इसके एकदम सेंटर में there is a definite nucleus. इसका एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है. मेन पार्ट, सेल बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन. इट कंसिस्ट ऑफ clear fluid matrix. It consists of clear fluid matrix जिसमें आपको centrally placed nucleus दिखता है. Within the cytoplasm or matrix you will find certain granular structures. granular मतलब दाने दाने जैसा स्ट्रक्चर आपको इस मैट्रिक्स में दिखेगा. इन स्ट्रक्चर्स को this black dot structures found in the cyton is known as, these are known as Nissls granule. Why it is known as Nissls granule? Because it is discovered by a scientist whose name was Nissl. तो इसको आप क्या बोलेंगे? Nissls granule. What are Nissls granule? They are riboproteins. ये क्या होते हैं? ये राइबोप्रोटीन्स होते हैं. मतलब ये ऐसे प्रोटीन्स है जो कौन बनाता है? राइबोसोम्स बनाते हैं. तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ Nissls granule? Nissls granule का फंक्शन क्या है? तो within the Nissls granule there is formation. You will see a formation. इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर्स का. What is cell body? It is the main part of neuron. It consists of clear fluid matrix. Cell body is also known as cyton. It consists of clear fluid matrix. जब cyton के अंदर देखेंगे आप तो इसके अंदर clear fluid matrix दिखता है जिसके अंदर centrally placed nucleus है. और within the cytoplasm or matrix you will see black. Can you see these black dot structures? These black dot structures are known as Nissls granule. Why it is known as Nissls granule? Because it is named after a scientist whose name was Nissl. What are the function of Nissl granule? Nissl granules क्या बनाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं. तो आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स पता होने चाहिए क्या होते हैं. तो न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. सुना, मैंने गर्म चीज को छुआ तो यहाँ के जो सेल्स के रिसेप्टर्स हैं वो क्या स्टिमुलेट होंगे और ये रिसेप्टर्स से एक केमिकल बनेगा जो केमिकल इसके थ्रू जाएगा और मेरे ब्रेन तक आएगा. समझ में आ रहा है? तो वो केमिकल जो इंपल्स या फिर सिग्नल को या तो रिसेप्टर से ब्रेन तक लाता है या ब्रेन से रिसेप्टर्स तक ले जाता है, वैसे केमिकल्स को आप क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स. न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब इंपल्स को कैरी करने वाला. इंपल्स ब्रेन से रिसेप्टर्स तक और रिसेप्टर से ब्रेन तक. तो ये कौन बनाता है? Nissls granule बनाते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. दिस इज नोन एज what are dendrites? These are conical extensions of cyton. And coming to this part you will see such cells on axon. You will see such cells and these cells are known as Schwann cells. And this whole sheath ये क्या है? एक कवरिंग है. इस कवरिंग को क्या बोलेंगे आप? माइलिन शीथ. ये माइलिन शीथ होता है. ये श्वान सेल्स हैं. ये श्वान सेल्स एक चीज बनाते हैं जिसका नाम है न्यूरोफाइब्रिल्स. तो ये जो एक्सॉन है ये फिल होता है. दिस एक्सॉन इज फिल्ड विथ
neurofibrils. And what is the function of this neurofibril? एक्सॉन में क्या क्या देखने को मिला आपको? श्वान सेल्स. श्वान सेल्स का फंक्शन क्या है? दे फॉर्म न्यूरोफाइब्रिल्स. और ये पूरे शीत को क्या बोलते हैं? माइलिन शीत. थर्ड पार्ट, ये एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं आप टेलोडेंड्रॉन. टेलोडेंड्रॉन. इसको आप टेलोडेंड्रॉन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज टेल ऑफ द टेल. ये क्या है? न्यूरॉन का टेल है. इट इज नोन एज टेलोडेंड्रॉन बिकॉज इट इज द न्यूरॉन, इट इज द टेल ऑफ द न्यूरॉन. ये समझ में आया आपको? इसके बाद हाँ, एक बात आपको याद रखना है. व्हाट इज टेलोडेंड्रॉन? इट इज टेल पार्ट. It is tail of the cyton, tail of the neuron, tail of the neuron. Telodendron is the tail of the neuron, and it usually connects, and it usually टेलोडेंड्रॉन क्या करता है? टेलोडेंड्रॉन का काम है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को कनेक्ट करना. सपोज आई हैव मेड दिस न्यूरॉन. ये एक न्यूरॉन है. तो इसके बाद तो दूसरा न्यूरॉन होगा. पूरे बॉडी में मेरे ब्रेन से लेके मेरे हाथ तक एक न्यूरॉन से तो काम चलेगा नहीं, तो बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्शन में होने चाहिए. तो इसके आगे एक और न्यूरॉन होगा जिसका डेंड्राइट मिलेगा. तो एक न्यूरॉन से न्यूरॉन नंबर 1 और न्यूरॉन नंबर 2, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को कनेक्ट करने के लिए कौन काम करता है? कौन कनेक्ट करता है? टेलोडेंड्रॉन. तो इट यूजुअली कनेक्ट्स वन न्यूरॉन टू, यहां लिखता हूं, आप लोग लिख लेना. यूजुअली connects one neuron to another neuron. यार मेरे ब्रेन से बहुत सारे न्यूरॉन्स टेलोडेंड्रॉन से कनेक्ट होते होते आ रहे हैं. लास्ट में जो यहाँ पे न्यूरॉन जो पहुंचेगा, वो जो सरफेस ऑफ द सेल जो पहुंचेगा वो उसको कनेक्ट करना चाहिए, तो उसको भी टेलोडेंड्रॉन ही कनेक्ट करता है. तो टेलोडेंड्रॉन न्यूरॉन्स से सेल्स को कनेक्ट करता है. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. The structure of neuron consists of, neuron is the longest cell of the human body. It consists of 3 parts: cyton, dendron and axon. Cyton is the cell body. Cyton is also known as cell body. Dendron and axon. What is dendron? It is conical extension. ये कोन शेप में है. कैसा है? कोन शेप में. इसलिए इसको बोलते हैं conical extension of cyton. And cell body is the cyton, is known as cyton. It is the main part of neuron. Neuron का main part है. It consists of clear fluid matrix. इसमें क्या होता है? Clear fluid matrix होता है जिसमें centrally placed nucleus होता है. It also contains Nissel's granule. इसमें क्या होते हैं? Nissel's granule. And Nissel's granule are also known as, Nissel's granule क्या form करते हैं? Neurotransmitters. Neurotransmitters क्या होते हैं? They carry impulse from the receptors to the brain or from the brain to the receptors. What is axon? It is the third part. It consists of Schwann cells which secrete neurofibrils. Neurofibrils also produces neurotransmitters.
It consists of myelin sheath. Telodendron is the tail of the neuron. It usually connects one neuron to another neuron and neuron to the cells. So we have done with the structure of neuron. ठीक है. आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि there are various physiological processes occurring in our body. They need to be coordinated. उनको हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ताकि हमारा बॉडी का होम्योस्टैसिस मेंटेन रहे. मैंने आपको बताया कि होम्योस्टैसिस क्या होता है. होम्योस्टैसिस इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में भी कुछ चेंजेस होने चाहिए. फिर उसके बाद होम्योस्टैसिस, सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम होता है. तो वो सिस्टम्स हमने डिस्कस किया अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. मैंने बताया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू विटेकर. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट है. मैंने बताया मोनेरा में नो केमिकल कंट्रोल सिर्फ नर्वस नहीं होता, केमिकल कंट्रोल भी होता है. मोनेरा में नर्वस कंट्रोल नहीं होता, केमिकल कंट्रोल भी नहीं होता. प्रोटिस्टा में केमिकल कंट्रोल हो सकता है, किसी प्रोटिस्टेंस में नर्वस कंट्रोल नहीं होता. उसके बाद प्लांट्स में नर्वस कंट्रोल नहीं होता. मैंने आपको 5 टाइप्स के मूवमेंट्स बताए, जैसे कि ग्रेविट्रॉफिक हो गया, फोटोट्रॉफिक हो गया, फिर उसके बाद कीमोसिंथेटिक हो गया. कीमोसिंथेटिक का एग्जांपल आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा में, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर जब सेटल डाउन होते हैं तो वो ओव्यूल तक रीच करने के लिए दे नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ओव्यूल, एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन इज फैसिलिटेटेड बाय अ केमिकल विच इज नोन एज बोरॉन. एक केमिकल से फैसिलिटेट होता है जिसको बोरॉन बोलते हैं. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि उसके बाद हमने डिस्कस किया एनिमल किंगडम में. तो एनिमल किंगडम में मैंने बताया कि हाइड्रा के अंदर सिंपल पहला सिलेंटरेट्स ऐसे फाइलम है जिसके अंदर एनिमल्स का ऐसा फाइलम है जिसके अंदर फर्स्ट नर्वस सिस्टम देखने को मिला है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, नीट एग्जाम एज वेल. तो Coelenterate are the first phyla which shows the presence of nervous system. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन मैंने अभी आप लोग को बताया है. आज के लिए इतना करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा. डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा. प्लेनेरिया. Planaria is the part of Platyhelminthes. Planaria is the organism of Platyhelminthes. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ह्यूमन नर्वस सिस्टम का बेसिक आइडिया दिया मैंने. ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ 3 टाइप्स: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इतना आप ये रिवाइज करके आएंगे आप. एंड होमवर्क, यू गाइज आर हैविंग होमवर्क. यू हैव टू रिमेंबर, you have to revise 11th standards animal kingdom classification in detail. पूरा अच्छे से आना चाहिए आपको. रेस्पिरेशन आना चाहिए. और आज का लेक्चर कैसा लगा इसको आप लोग कमेंट में बताएं हमें. और कल आपका लेक्चर कल भी रहेगा. This video will be available till 10 o'clock. So till then you can make your notes. After then the video will be private. So please make your notes till 10 o'clock. Till tomorrow. Bye.